मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास साइंस। कल लेसन नंबर 2 शुरू किया गया था, आवास और अनुकूलन। आवास के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया था कि आवास किसे कहते हैं और अनुकूलन क्या है। एक बार मैं फिर आपको थोड़ा याद दिला दूं। आवास जिस स्थान पर जो जीव रहते हैं उस स्थान को उनका आवास कहते हैं, और उसी स्थान के अनुकूलन और अनुकूलन किसे कहते हैं, उसी स्थान पर रहने के लिए जो जीव अनुकूलित हो जाते हैं या कुछ विशेष अंग उनके अंदर पैदा हो जाते हैं तो उनको हम उस विधि को अनुकूलन कहते हैं। तो आवास के बारे में कल आपको बताया गया था, समुद्री आवास, पहाड़ी आवास, और आज हम शुरू करने वाले हैं मरुस्थलीय आवास। कि मरुस्थलीय आवास में जो हैं कैसे जीव जंतु रहते हैं और किस प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पर पैदा होते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मरुस्थलीय जो आवास हैं वो रेगिस्तान को कहते हैं, जहाँ पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है, बड़ा उष्ण प्रदेश होता है, गर्म प्रदेश होते हैं, और दूर दूर तक कहीं भी वहाँ पानी की उपस्थिति बहुत कम होती है। पेड़ पौधे भी उसी प्रकार के होते हैं, जहाँ पानी की कमी के कारण जैसे पेड़ पैदा हो सकते हैं उसी प्रकार के वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं जिनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, और उसी प्रकार की वनस्पतियाँ मरुस्थलों में पैदा होती हैं, रेगिस्तान में पैदा होती हैं। तो उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि नागफनी, सभी बच्चों ने देखा होगा, जो नागफनी का पौधा है वो रेगिस्तान में सबसे अधिक पैदा होता है, क्योंकि उसको कभी भी पानी की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें पत्ती नहीं होती। पत्ती नहीं होती तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है तो उसका पानी जो की आवश्यकता ही नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नागफनी को जब पानी ही नहीं मिलता तो वो किस प्रकार से पत्तियाँ जो हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं कर पाती, और ना ही उनके अंदर वहाँ नागफनी के पौधे में पत्तियाँ होती हैं। उनकी पत्तियाँ जो हैं एक तरीके से तने में परिवर्तित हो जाती हैं, और उन तनों पर भी कांटे नुमा रचनाएं दिखाई देती हैं। कांटे भी इसलिए होते हैं जिससे पत्तियों के अंदर जो छिद्र होते हैं या तने में जो छिद्र होते हैं जिससे पानी के निकलने की संभावना रहती है, उन कांटों के द्वारा वो पूर्ण रूप से छिद्र बंद हो जाते हैं, और नागफनी का पौधा या कैक्टस का पौधा, दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, या कैक्टस का पौधा, ये जो है लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। इसी कारण ये अधिकतर रेगिस्तान में पैदा होते हैं। झाड़ियाँ बहुत पैदा होती हैं क्योंकि सालों साल पानी की आवश्यकता नहीं होती। अगर बारिश का पानी हो जाएगा तो वही पानी उनके लिए पूरे साल बहुत होता है, और ना ही उनको डेली पानी की कोई आवश्यकता होती है। तो इस तरीके की वनस्पतियाँ वहाँ पर पैदा होती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नागफनी और कैक्टस इस प्रकार से अनुकूलित हो जाते हैं, इस प्रकार अपने आवास में, अपने वातावरण में रहने के लिए, जहाँ तो उसको हम अनुकूलन कहते हैं। उन चीज़ों को अनुकूलन कहा जाता है, वे उसी प्रकार से अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे अभी बताया गया था, पत्तियाँ तने में परिवर्तित हो जाती हैं, पत्तियों के ऊपर जो वातावरण होते हैं उनमें कांटे पैदा हो जाते हैं। नागफनी के पौधे को आप देखेंगे तो चारों तरफ कांटों से घिरा हुआ होता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया ना हो और पानी का बेफिजूल उत्सर्जन ना हो। इसी कारण राजस्थान के अंदर, रेगिस्तान के अंदर कैक्टस और नागफनी झाड़ी जैसे पौधे ही पैदा होते हैं। रेगिस्तान में जो होता है बच्चों, चूहे और सांप, ये जो बिल बना करके रहने वाले जो जीव हैं वो अत्यधिक नीचे, ज़मीन के नीचे बिल बनाते हैं, ठीक है, जिससे दिन की जो गर्मी होती है, रेत जो गर्म होता है, दिन की जो उष्णता होती है, गर्मी होती है, वो पृथ्वी में काफ़ी नीचे तक नहीं पहुंच पाती, और जीव क्योंकि अधिकतर नीचे रहते हैं इसलिए वो अपने बिलों में सुरक्षित अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो मरुस्थलों में रहने के लिए जीव अपने आप को उसी प्रकार से अनुकूलित कर लेता है। जहाँ जिस तरीके का वातावरण होता है जीव अपने आप को उसी तरीके से अनुकूलित कर लेता है। आप देख रहे हैं नागफनी का पौधा है। ऊँट को रेगिस्तान का हवाई जहाज कहते हैं। क्यों कहते हैं रेगिस्तान का जहाज? क्योंकि ऊँट एक एक हफ्ते 15-15 दिन बिना पानी पिए हुए बराबर चल सकता है। इसको बीच में पानी की आवश्यकता नहीं होती। अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो इसको पानी की भी आवश्यकता
नहीं होती। जैसे भेड़ बकरियां हैं, इनको भी पानी बहुत कम आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। तो ये भी इस तरीके के, जैसे ऊँट हैं, भेड़ बकरियां हैं, इस तरीके के जीव जो है रेगिस्तान में अधिक पैदा होते हैं और उनकी काफ़ी लंबी क्षमता ऐसी होती है कि जो उनको पानी नहीं मिलता है तो वो फिर भी जीवित रह सकते हैं, हफ्ते हफ्ते जीवित रह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पानी की उन्हें आवश्यकता नहीं होती, किंतु वो इस तरीके से अनुकूलित हैं कि पानी अगर ऊँट पीता है तो फिर वो इतना पानी पी लेगा, क्योंकि उसके अंदर एक स्टोरेज करने की क्षमता होती है और हफ्तों वो पानी बराबर चलता रहता है। और ऊँट जो हैं रेगिस्तान के अंदर सवारी ढोने, सामान ढोने का कार्य करते हैं, और इसलिए उनके पैर भी उसी प्रकार से अनुकूलित हैं जिससे वो उस रेत में बराबर चलते रहें। तो ऊँट को इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जो बिना पानी पिए, बिना किसी आवश्यक धूप में तपते हुए रेत में भी आसानी से चल सकता है और बराबर चल सकता है। तो ऊँट की शारीरिक संरचना हो या क्षमता हो, वो इस प्रकार से अनुकूलित हो जाती है जिससे वो मरुस्थल जैसे वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, और उसी प्रकार से वे अपना वहीं पर जीवन जीते रहते हैं। और जब पानी उपलब्ध हो जाता है तो यह लगभग 10 मिनट में 100 लीटर तक पानी पी लेता है। और फिर अगर एक हफ्ते पानी नहीं मिलता है तो वो भी फिर बिना पानी के ही अपना जीवन चलाता रहता है। तो बच्चों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें ये नीचे लिखा हुआ है, ऊँट का में एक ऊबड़ जैसी रचना होती है। जब आप ऊँट को देखेंगे तो ऊँट का जो कमर वाला भाग है वो ऊपर उभरा हुआ दिखाई देता है। ये और कुछ नहीं है, ये इसके अंदर कुछ खाद्य पदार्थ भरे रहते हैं, पानी भरा रहता है, और रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी में, धूप में जब वो बराबर सफ़र करता है, चलता रहता है, तो लंबी यात्रा में भी उसको शक्ति मिलती रहती है और वो बराबर निरंतर बिना रुके कार्य करता रहता है। अगले हम जलीय पौधों का अध्ययन करने वाले हैं। मरुस्थलीय का हम कर चुके हैं। जलीय पौधे जो जल में ही जीवित रह सकते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने गांव के आसपास जाइए या अपने कहीं ऐसे स्थान पर जाइए जहां पानी भरा हुआ है, तो वहां आप कई जलीय पौधों को देखेंगे, जिसमें समुद्र सो को आसानी से देखा जा सकता है कि ये पानी के अंदर ही जीवित रह सकती है, बिना पानी के ये जीवित नहीं रह सकती। तो जिस तरीके से कुछ पेड़ पौधे स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, तो वे पेड़ जो जल के अंदर रहते हैं वो जल के अंदर ही रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। किंतु आप समझ सकते हैं, जो स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं उनको स्थलीय पौधे कहते हैं, जो जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं उनको जलीय पौधे कहते हैं, जो पर्वतों पर उगते हैं उनको पर्वतीय पौधे कहते हैं, जो रेगिस्तान में उगते हैं उनको मरुस्थलीय पौधे कहते हैं। और ये सब उनके स्वभाव के आधार पर निश्चित होता है, क्योंकि वे अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने आकार को उसी तरीके से अनुकूलित कर लेते हैं जिससे वो अपने अपने वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो जाएं। इसी तरीके के कुछ विशेष गुण उन जीवों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर पनप जाते हैं। अभी तक हम जंतुओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अब हम पेड़ पौधों के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया कि मरुस्थल के अंदर झाड़ी, कैक्टस, नागफनी जैसे पौधे उगते हैं। इस स्थल पर जो पौधे उगते हैं वो सब बड़े आकार के होते हैं। पहाड़ों पर जो उगते हैं देवदार और चीड़ के होते हैं, जो ज़्यादा फैलते नहीं है किंतु लंबाई उनकी बहुत अधिक होती है। तो क्यों बताया गया ना कि वो उसी तरीके से अनुकूलित हैं। जलीय पौधों के बारे में भी हम देख सकते हैं कि जल में जो पौधे रहते हैं वो पानी में ही पूरे समय डूबे रहेंगे, और वो बहुत छोटे होते हैं, साइज भी छोटा होता है। जैसे तालाब के जल में कमल के फूल, या किसी तालाब में सिंगाड़े की बेल, सिंगाड़ा हो, कमल हो, समुद्र शोक हो, ये सब ऐसे पौधे हैं जो पानी में डूबे हुए ही पैदा होते हैं और पानी में ही अपना जीवन चला सकते हैं। पानी से बाहर निकालते ही ये सूख जाते हैं, क्योंकि पानी वहाँ पर नहीं मिलेगा तो ये सूख जाएंगे। इस तरीके से उनका शरीर भी उसी तरीके से जो है एक विशेष गुण लेकर के अनुकूलित हो जाता है, जिससे वो पानी में ही जीवित रह सकते हैं। कुछ जलीय पौधे पूरी तरह डूबे भी रहते हैं, फिर भी वो जीवित रहते हैं। जड़, तना, पत्ती सभी जल के अंदर वृद्धि करते हैं, पूर्ण रूप से डूबे रहेंगे। सिंगाड़ा और समुद्र शोक,
कमल का फूल, ये तो ऐसे पौधे बताए गए हैं जो जल के बाहर पैदा होते हैं, उनका तो जड़ का हिस्सा ही पानी के अंदर डूबा रहता है। किंतु कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका संपूर्ण शरीर, जड़, तना, पत्ती पूर्ण रूप से जल में ही डूबे रहते हैं और जल के अंदर ही वो वृद्धि करते हैं। इस पर जो है हम अब जलीय पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं। पत्तियां इनकी बहुत पतली और पास पास होती हैं। तने इनके खोखले होते हैं जिससे वो पानी में आसानी से तैर सकें। जल और पत्तियों के बीच में पानी गुजरता रहता है और पत्तियों को किसी प्रकार की हानि भी नहीं होती है। तो ये इनका विशेष गुण है जिससे पानी में डूब करके भी अपना जो है जीवन चलाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आपने कुछ ऐसे जीव भी देखे होंगे जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। जैसे मेंढक है, मेंढक जल में भी डूबा रहता है और स्थल पर भी आसानी से रह सकता है। कुछ जीव ऐसे हैं जैसे मेंढक है, जल में भी डूबा रहेगा और स्थल पर भी रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि कुछ जल और स्थल दोनों पर रहने के लिए अनुकूलित हैं। जैसे मेंढक का उदाहरण सबसे अच्छा देखने के लिए आता है कि मेंढक जो है जल में भी डूब करके अपना जीवन यापन कर सकता है और स्थल पर भी आपने मेंढक को देखा होगा, कछुए को देखा होगा कि ये जल में भी रहता है और बाहर भी ये रह सकता है। ठीक है, अब आप समझिए कुछ पौधे और जंतुओं के परिवेश, आवास का अध्ययन हमने किया है। अभी भूमि के विभिन्न स्थानों पर हजारों जीव और न जाने कितने अनगिनत पौधों की जातियां हैं जो तरह तरह से आवासीय परिस्थितियों में रहती हैं, अर्थात अपने अपने वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हैं। जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पति के बारे में अध्ययन किया। जैसे कबूतर है, कबूतर उड़ने के लिए अनुकूलित है, तो वो हमेशा पेड़ पौधों की चोटियों पर ही रहेगा या आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देगा। चिड़ियाँ हैं, ये चिड़िया जो है ये भी उड़ती पक्षी है, पक्षी वर्ग में इसको रखा गया है, तो ये भी उड़ती हुई दिखाई देती है, हमेशा पेड़ पौधों पर ही रहती है। सर्प है, सांप, ये बिल में ही रहने के लिए अनुकूलित है। अगर ये अपने शरीर को सुरक्षा देगा तो ये बिल में ही रहेगा। मक्खी हैं, मच्छर हैं, तो इस प्रकार के अलग अलग जीव हैं जो अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि वास स्थान जो के होते हैं, जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, उनके घटक क्या हैं, उनमें क्या क्या मिलता है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं, नंबर 1 जैविक घटक, नंबर 2 अजैविक घटक। तो 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बायोटिक, नॉन बायोटिक। बायोटिक मीन्स जैविक, नॉन बायोटिक अजैविक। तो जैविक कारकों में अधिकतर जीवधारी आते हैं, चाहे उसमें पेड़ पौधे हों, मनुष्य हों, ये सब क्योंकि जैविक हैं, जिंदे, जिनको हम जीवित या सजीव कहते हैं। उनमें कुछ सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं जो अपने वास स्थान का निर्माण करते हैं। अजैविक घटक में निर्जीव वस्तुएं आते हैं। अजैविक घटक में कौन सी वस्तुएं आती हैं? निर्जीव वस्तुएं, जैसे वायु है, जल है, मृदा है, अजैविक वास स्थान निर्माण करते हैं। और वायु, जल, मृदा की भी आवश्यकता होती है, किंतु ये जैविक घटक में नहीं आती हैं। पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए वायु, जल की भी आवश्यकता होती है। इसमें मौसम संबंधित घटक और भी रहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की होती है, वर्षा की होती है, आर्द्रता की होती है, तथा हवा की भी इन पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को आवश्यकता होती है। और ये सारी चीज़ें मिलकर के वातावरण का निर्माण होता है। और इस वातावरण में रहने के लिए, सांस लेने के लिए, चलने के लिए, अपने विभिन्न प्रकार के जीवन संबंधित कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जैविक घटक की भी आवश्यकता होती है और अजैविक घटक की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए हम इनको कह सकते हैं कि अजैविक घटक और जैविक घटक में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि एक पेड़ पौधा बिना जैविक घटक और बिना अजैविक घटक जीवित नहीं रह सकता। ये आप देख भी रहे हैं कि गैस की भी आवश्यकता होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, वायु की भी आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, खाद की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मनुष्य को वायु की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध होता है।
आप इस तालिका से बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊपर सूर्य का है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश को पौधा ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद वहाँ फल फूल या अनाज पैदा होता है। इसको खाते कौन है? जो शाकाहारी जीव हैं वो उनको खाते हैं, शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खा लेते हैं। इस तरीके से जो हैं ये चक्र बराबर चलता रहता है। तो इस चक्र को समझना बेहद ज़रूरी है कि अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है और इनके बिना ना तो पेड़ पौधों का ना ही जीव जंतुओं का जीवन पूरा हो सकता है, अर्थात इनकी आवश्यकता बेहद ज़रूरी होती है। जंतु पेड़ पौधों को खाते हैं, जंतु पेड़ पौधों के द्वारा तैयार फल को खाते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों के द्वारा तैयार अनाज को खाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य भी अनाज के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहता है। सारी सब्जियां पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, अनाज पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और पौधे को जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बच्चों कहा जा सकता है कि प्रत्येक जीव जंतु को, प्रत्येक पेड़ पौधों को जैविक घटक की भी आवश्यकता होती है, अजैविक घटक की भी आवश्यकता होती है। अजैविक घटक आपको बताए गए थे, जैसे वायु, जल हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, मिट्टी है, ये सब अजैविक घटक में आता है। जैविक घटक में आपको मनुष्य, पौधे, चाहे वो सूक्ष्म श्रेणी के हों या बड़ी उच्च श्रेणी के हों, तो ये सब जैविक घटक में आते हैं। और ये निरंतर ये अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। प्रकाश संश्लेषण और